अब इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने कोर्ट में साफ कहा है कि आप एक ऐसी मशीन से लोकतंत्र चला रहे हैं जो भारत की सामाजिक और भाषाई सच्चाई को समझता ही नहीं है। Then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that, sir. I am from a common family, but I am not fighting for my party. अब आप समझिए सॉफ्टवेयर का खूनी लॉजिक और महिलाओं पर सीधा वार। अब यहाँ एक और समझने वाली बात यह है कि इस SIR में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों फंसी हैं। और इस लॉजिक को खूनी खेल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई जमीनी समझ नहीं है, सिर्फ कोड है। और उस कोड ने हजारों असली मतदाताओं को संदिग्ध बना दिया। कमीशन को नहीं देखा, मैं एरोगेंट है। मैंने कहते उन्होंने जो किया है ठीक किया है। मैंने बोला आपका हाल भी झंझकर का माफिक होगा। आप सोचिए कि माइक्रो ऑब्जर्वर जिन्हें बंगाल की भाषा बंगला नहीं आती, जिन्हें यहाँ के सरनेम्स और कल्चर का पता नहीं है, वो तय कर रहे थे कि कौन बंगाली है और कौन घुसपैठिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिजिटल हमले को तो रोक दिया, लेकिन अभी भी फैसला आना बाकी है। दोस्तों तारीख नोट कर लीजिए, 4 फरवरी 2026। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड, कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ ना सूझे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 1 पर गर्मी हाई थी। कैमरे की ऐसी भीड़ थी मानो कोई बड़ा फैसला आने वाला हो। अचानक एक गाड़ी रुकती है। कोई भारी भरकम लाव लश्कर नहीं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, कोई दिखावा नहीं। सफेद सूती साड़ी और नीली पट्टी वाली हवाई चप्पल पहने एक महिला नीचे उतरती है। शोर मच गया कि ममता बनर्जी यहाँ कैसे आ गई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये लम्हा दर्ज हो गया। आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने नामी वकीलों की फौज भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते, लेकिन उस दिन ममता बनर्जी प्रोटोकॉल के सारे पन्ने फाड़कर किसी भी रैली के मंच पर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में खड़ी हो गई, आकर सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जजों की आंखों में आंखें डालकर जो कहा उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उनके शब्द ये थे, माय लॉर्ड, मैं यहाँ अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं उन करोड़ों लोगों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ जिनकी पहचान को एक निर्दयी सरकारी सॉफ्टवेयर ने डिजिटल कब्र में दफन कर दिया है। इस बात ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई तो है जिसे देश की जनता की चिंता है, कोई तो है जो सिटिंग CM होते हुए भी खुद अपने लोगों के लिए दलीलें दे रहा है। इस पल को देखकर ऐसा लगा कि सच में एक माँ खुद अपने बच्चों की तरफ से लड़ रही है। और सच में वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, शायद इतिहास में भी दर्ज हो जाए। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इससे क्यों बंगाल के शांत गांव में मातम पसर गया और कैसे एक तकनीकी बग ने 150 लोगों की जान ले ली पर ऊपर बैठे लोगों को इस पर असर नहीं हुआ। तब खड़ी हुई ममता बनर्जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस रहस्य की एक एक परत खोल कर रख दी। इस कहानी को समझने के लिए हमें बंगाल के सुदूर गाँव में चलना होगा। कल्पना कीजिए, उत्तर 24 परगना का एक छोटा सा गाँव है जहाँ 80 साल के एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें सब काकू कहते हैं। अपने पोते के साथ आंगन में बैठे हैं, तभी एक सरकारी कर्मचारी आता है और एक पीला सा कागज उनके हाथ में थमा देता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि आपकी नागरिकता और पहचान संदिग्ध है, साबित करें कि आप जीवित हैं। काकू का कसूर क्या था पता है आपको? उनका कसूर बस इतना था कि उनका नाम विश्वजीत था और आधार कार्ड में विश्वजीत लिखा हुआ था। एक S और SH के अंतर में उनकी 80 साल की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ एक चाचा की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल में लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो एक झटके में 58.20 लाख नाम काट दिए गए और ये बंगाल के कुल वोटर्स का लगभग 7.6% है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि अकेले उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काट दिए गए। यानी जो संख्या 2003 में पूरे देश की थी, आज सिर्फ एक राज्य में उसे पार कर दिया। 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदाता
बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। आपको पता है अकेले यूपी के करीब 18.70% लिस्ट साफ हो चुकी है। आगे क्या हो इसका किसी को नहीं पता। और तमिलनाडु में करीब 15% नाम कम हुए हैं, राजस्थान में 42 लाख, बिहार में 65 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि जो लोग मर चुके हैं या घर बदल चुके हैं ये उन्हीं के नाम हैं। चुनाव आयोग ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए सर, एसआईआर होना गलत नहीं है, पर जल्दबाजी बहुत गलत है। अब इसे ऐसे देखकर तो बस ऐसे ही लग रहा है कि ये वोटर लिस्ट को साफ करने का तरीका खोजा गया है। और आपको बता दूं, शायद दूसरे राज्यों में इसको लेकर थोड़ी बहुत नरमी बरती गई है, पर बंगाल में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। 2002 में जब ऐसा अभियान चलाया गया था ना, तब प्रशासन के पास 2 साल का वक्त था, लेकिन 2026 के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बंगाल को सिर्फ 3 महीने दिए। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि भाई सभी को हमने बराबर समय दिया है। अब इसका गणित भी आप समझ लीजिए कि कैसे इन्होंने बराबर समय दिया है और क्यों बंगाल के गले पर तलवार लटका दी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, चुनाव आयोग ने यह कहा कि बंगाल और यूपी दोनों को 3-3 महीने का समय मिलेगा। कागज पर यह बात सही लगती है कि हाँ यार ठीक है, लेकिन असली फर्क यहीं से शुरू होता है। सबसे जरूरी काम होता है घर घर जाकर जांच करना, कौन जिंदा है, कौन कहाँ चला गया है, किसका नाम गलत है और किसका नाम लिस्ट थे छूट गया है। ये सबसे अहम चीज होती है सर। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, बंगाल में इस काम के लिए सिर्फ 30 दिन दिए गए, इतने बड़े राज्य में, जबकि यूपी में इसी काम के लिए 52 दिन दिए गए। और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि गुजरात में 40 दिन, मध्य प्रदेश में 44 दिन, छत्तीसगढ़ में 44 दिन। अब सोचने वाली बात है, दिमाग पर जोर डालिएगा कि जब कम समय होगा तो बीएलओ जल्दी करेगा, और उस जल्दी में कई घर बंद मिले, कई लोग काम पर बाहर थे, कई बूढ़े मजदूर महिलाएं कागज नहीं दिखा पाए, क्योंकि आसान नहीं होता सर कागज ढूंढ के लाना। और जहाँ गरीब जनता रहती हो ना, आम लोग हो, जिस देश में 80 करोड़ लोग सिर्फ अनाज पर रह रहे हो, उन्हें कागज का क्या पता होगा बेचारों को। इसका नतीजा ये हुआ कि जिनका नाम बिल्कुल सही था उन पर भी संदेह लगा दिया गया। ड्राफ्ट लिस्ट जल्दी आ गई तो जल्दी ही सुधारने का वक्त भी। अब सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि इसमें नुकसान किसे हुआ? जाहिर सी बात है आम लोगों को हुआ, जिन्होंने पहले वोट दिया था। आज उनसे फिर से सबूत मांगा जा रहा है और इसी बात की लड़ाई के लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा रही हैं। इसीलिए मुद्दा ये नहीं है कि 3 महीने मिले या नहीं मिले, मुद्दा ये है सबसे जरूरी काम के लिए बंगाल को सबसे कम समय क्यों दिया गया। और इसी वजह से बंगाल में एसआईआर पर सवाल उठे। हालांकि ये समय भी बहुत कम है, पूरा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट का सवाल है, इंसान की नागरिकता का सवाल है। इस अहम मुद्दे पर इतना कम समय जनता के साथ धोखा है। ये बिल्कुल जनता पर अपना फरमान थोपने जैसा है। आपको पता है ये सारी चीजें जब चल रही थी तब ममता बनर्जी ने इस पूरे खेल को समझ लिया और वो एक शेरनी की तरह निकल पड़ी अपने लोगों की मदद करने के लिए। ममता बनर्जी ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें सबको चौंका दिया। जहां बीजेपी शासित राज्यों में प्रक्रिया बेहद कछुए की चाल से चल रही थी, वहीं बंगाल में चुनाव आयोग सुपरफास्ट मोड में था। 10 करोड़ लोगों का भौतिक सत्यापन 90 दिनों में, ये गणितीय रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी जल्दबाजी से एक ह्यूमन ट्रेजेडी को जन्म दिया, मानवीय आपदा को जन्म दिया। अब आप समझिए सॉफ्टवेयर का खूनी लॉजिक और महिलाओं पर सीधा वार। अब बात करते हैं उस तकनीकी विलन की जो पर्दे के पीछे था। एक नया एल्गोरिथम ममता बनर्जी ने कोर्ट में जो उदाहरण दिए वो किसी भी तर्कशील इंसान को झकझोर कर रख देंगे। नाम की गलती, फेक वोटर। चुनाव आयोग का ये नया सॉफ्टवेयर भारत को एक मशीन की तरह देखता है, जहां अगर नाम का अक्षर बदला तो फिर इंसान ही बदल गया। अब बंगाल को समझिए, बंगाल में एक ही सरनेम 3-3, 4-4 तरीके से लिखा जाता है। ये बंगाल का कल्चर है वहाँ का। अब जैसे एक सरनेम है मुखोपाध्याय, मुखर्जी, मुखेरजी, ये तीनों अलग नहीं है सर, ये तीनों एक ही हैं। ये एक ही जाति है, एक ही वंश है, एक ही परिवार के नाम है। बस अंग्रेजी और बांग्ला में फर्क बदल गए। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या लिखा? उसने कहा ये नाम अलग है तो व्यक्ति भी अलग है और सीधे लगा दिया फेक वोटर्स का लाल झंडा। अब एक सच्चा बंगाल का उदाहरण सुनिए। कोलकाता दक्षिण के 24 परगना जिले में एक महिला मतदाता को नोटिस भेजा गया। उसका नाम था सुनंदा मुखोपाध्याय। आधार कार्ड में नाम था सुनंदा मुखोपाध्याय, लेकिन वोटर लिस्ट में उसके पति के दस्तावेज के आधार पर नाम दर्ज था सुनंदा मुखर्जी। बस यही सॉफ्टवेयर अटक गया। एल्गोरिदम ने कहा मुखोपाध्याय और मुखर्जी दोनों अलग लोग हैं। नतीजा, उस महिला को नोटिस मिला, अपनी नागरिकता साबित करो। वो महिला 20 साल से वोट डाल रही है, जिसने 3 चुनाव में वोट डाला है, जिसका नाम पंचायत से लेकर नगर निगम तक दर्ज है। आज उससे कहा गया और पूछा गया कि आप असली नहीं हैं, आप तो नकली हैं, साबित करिए अगर असली हैं। अब यहाँ एक और समझने वाली बात यह है कि इस एसआईआर में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों फंसी हैं, सबसे ज्यादा नोटिस किसे
मिले हैं। जाहिर सी बात है कि महिलाओं को ही, क्योंकि भारत में खासकर बंगाल में शादी के बाद में सरनेम बदलता है, कभी पति का नाम जुड़ता है, कभी पिता का नाम हटता है, कभी बंगला से अंग्रेजी में स्पेलिंग बदलती है, पर सॉफ्टवेयर के लिए ये सब मिस्टेक है। अब इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने कोर्ट में साफ कहा है कि आप एक ऐसी मशीन से लोकतंत्र चला रहे हैं जो भारत की सामाजिक और भाषाई सच्चाई को समझता ही नहीं है। और इस लॉजिक को खूनी खेल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई जमीनी समझ नहीं है, सिर्फ कोड है। और उस कोड ने हजारों असली मतदाताओं को संदिग्ध बना दिया, बिना जांच के, बिना संवाद के, बिना गलती माने। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, बहुत से राज्य हैं वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां के लोग चुप हैं, वहां कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। ये तो बंगाल की ममता बनर्जी को सैल्यूट करता हूं मैं, जिन्होंने ये कदम उठाया। आपको पता है, जब लोकतंत्र में मशीन तय करने लगी कि कौन असली नागरिक है और कौन नहीं है, तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल नागरिक होने के अधिकार का बन जाता है। क्योंकि ये मशीनें हैं और इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इनका सारा डेटा कहीं और भी, किसी और देश में भी सेव हो रहा है। हमको लगता है कि ये हमारे सर्वर पर ही जाता है, पर भाई ये हमारी भूल है। ये कई जगहों पर जाता है जहां सेव हो जाता है। ये एक ऐसी डिजिटल साजिश थी जिसने भारत की संघीय ढांचे की जड़ों को हिलाकर रख दिया। शायद दूसरा विपक्ष और जनता इस सब को अपना नसीब मानकर बैठ जाती, और ये कहानी तब बदल जाती है जब फरवरी 2026 में ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और इस बेहद डरावने खेल का खुलासा करती हैं। I can show you some photographs if you allow me. Only I want to submit, sir. I want today because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You will be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she change her title? Why she is using the husband's name? भाग 4, माइक्रो ऑब्जर्वर और संघीय ढांचे की हत्या। दोस्तों, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन पश्चिमी बंगाल में 2026 के चुनाव से ठीक पहले कुछ अजीब हुआ। दिल्ली से 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर की एक फौज बंगाल भेजी गई। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? निगरानी तो अच्छी बात है और आपका सवाल सही भी है, पर दिक्कत यहाँ दो है। सबसे पहली दिक्कत ये है कि ये लोग बंगाल के नहीं थे, इन्हें खास तौर पर यूपी, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों से मंगाया गया था। इन्हें वो ताकत दी गई थी जो कानूनन इनके पास होनी नहीं चाहिए थी। हमारे संविधान के अनुसार वोटर लिस्ट का फाइनल फैसला स्थानीय ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का होता है, लेकिन यहाँ एक नया ही सिस्टम चल रहा था। पर रुकिए, यहाँ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में वो डिजिटल लोग दिखाए जिन्हें देखकर जज भी हैरान हो गए। खेल को समझिए, जमीन पर बैठा BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो उस इलाके को जानता है, वो कहता है कि सर ये आदमी असली है, इसका नाम लिस्ट में रहेगा। लेकिन ऊपर बैठा वो बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर डिजिटल पोर्टल पर एक बटन दबाता है और लिखता है कि संदिग्ध है, सस्पिशियस है, और यहीं आता है वो डिजिटल बग। इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर स्थानीय अफसर और बाहरी अफसर की राय अलग है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नाम को डिलीट कैटेगरी में डाल देता है। यानी बिना किसी सुनवाई के एक सॉफ्टवेयर कोर्ट के जरिए लाखों लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से दूर कर देना, खत्म कर देना। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक संघ यूनियन है, यहाँ राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन जब आप बाहर के 8000 लोग लाकर स्थानीय प्रशासन को ओवरराइड करने लगते हैं तो आप सीधे तौर पर फेडरलिज्म का मर्डर कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि माइक्रो ऑब्जर्वर जिन्हें बंगाल की भाषा बंगला नहीं आती, जिन्हें यहाँ के सरनेम्स और कल्चर का पता नहीं है, वो तय कर रहे थे कि कौन बंगाली है और कौन घुसपैठिया है। और असली उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं कि हाल ही में ऐसे कई मामले आए हैं जहां दादा परदादा के समय से रह रहे लोगों को सिर्फ इसलिए नोटिस थमा दिया गया क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उनकी स्पेलिंग में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढ ली। लेकिन इतना सब होने के बाद एक शेरनी थी जो खामोश नहीं बैठने वाली थी। फिर आया 4 फरवरी 2026 जिसमें ममता बनर्जी कोर्ट के सामने खड़ी हुई, एक CM की तरह नहीं बल्कि एक वकील की तरह। जब उन्होंने अपना पक्ष रखा तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना सख्त रुख अपना लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि एक भी असली नागरिक का नाम नहीं कटना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया कि आखिर ये 8100 बाहरी लोग स्थानीय अफसरों के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं है। अगर आज बंगाल में सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट बदली जा सकती है तो कल को आपके राज्य में भी हो सकता है, और होता है, हो रहा है। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी नागरिकता एक एल्गोरिथम तय करेगा?
भाग 5 सुप्रीम कोर्ट में ममता का अवतार। दोस्तों अब आते हैं एक ऐसे मोमेंट की तरफ जिसे इतिहास जरूर याद रखेगा। एक तरफ देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज थी जो फाइलों और तकनीकी दलीलों के ढेर के पीछे छिपे थे, और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री जो आज किसी राजनेता की तरह नहीं बल्कि अपनी जनता की वकील बनकर खड़ी थी। मामला सिर्फ चुनाव का नहीं था, मामला था डिजिटल युग में मानवीय गरिमा का। ममता बनर्जी के वो शब्द जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आप समझिए एक मुख्यमंत्री होकर के वो जनता के लिए लड़ रही है, और उनके वो शब्द जिन्हें शायद कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ उन लाखों लोगों की आवाज बनकर आई हूँ जिन्हें कागजों और पोर्टल पर एरर करार दिया जा रहा है। क्या आप एक ऐसा देश बन रहे हैं जहाँ 90 साल की बुजुर्ग महिला जिसके पैरों ने उम्र भर इस मिट्टी को सींचा है और उसे अपना अस्तित्व साबित करने के लिए 50 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है, अगर उसे डिजिटल मशीन समझ नहीं आती तो क्या उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा? ममता बनर्जी ने कहा, माय लॉर्ड, ये लोकतंत्र है या डिजिटल प्रताड़ना? उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 326 हर नागरिक को मताधिकार देता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंक्लूजन की बजाय एक्सक्लूजन का जरिया बन जाए तो ये तकनीकी नहीं हथियार बन जाती है। ये सब सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा गहरा गया। मुख्य न्यायाधीश ने चश्मा उतारा और चुनाव आयोग के वकील की ओर देखा। उनकी आवाज में एक सवाल था जो सीधे सिस्टम की जड़ों पर प्रहार कर रहा था। तब कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा और कहा कि हमें बताइए, केवल एक विशेष राज्य बंगाल में ही इन माइक्रो ऑब्जर्व की इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत थी? क्या आपको अपने स्थानीय अधिकारियों की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है? याद रखिए, संघीय ढांचे में स्थानीय प्रशासन की अपनी एक गरिमा होती है। टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए, उन्हें बेदखल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर भाषा की विविधता को किसी भी स्तर पर संदिग्ध माना गया तो ये इस देश की बहुलतावाद पर हमला होगा। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि भाषा और पहचान, किसी की भी भाषा अलग होना या उसे मुख्य धारा की भाषा में ना आना अपराध नहीं है। विविधता को अपराध की नजर से ना देखे। चुनाव आयोग का काम वोट काटना नहीं है बल्कि हर पात्र व्यक्ति को जोड़ना है। माइक्रो ऑब्जर्वर का काम निगरानी है, स्थानीय प्रशासन के काम में हस्तक्षेप या समांतर सत्ता चलाना नहीं है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर जीत की चमक नहीं बल्कि एक संतोष था। उस कानून ने फिर साबित किया कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत की सरकार से नहीं बल्कि आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का नाम है। अगली तारीख जो है वो 9 रखी गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी आपने जो कहानी देखी ना, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, वो एक कड़वा सच है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल है, लेकिन बंगाल का ये मामला साबित करता है कि अब खेल हार जीत से आगे निकल चुका है, आपकी पहचान मिटाने तक पहुंच चुका है। अगर आज सॉफ्टवेयर के एक गलत कोड से बंगाल के किसी नागरिक का या देश के किसी नागरिक का नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है या गायब हो जाता है तो याद रखिए कल उसी सॉफ्टवेयर की एक उंगली आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। टेक्नोलॉजी का जन्म इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए हुआ था, उसे डिजिटल हथियार बनाकर लोगों के बुनियादी अधिकार छीनने के लिए नहीं हुआ था। अब जरा सोचिए उन 150 परिवारों के बारे में जिनके लिए उनका अपना ही देश पराया होने लगा। जब प्रशासन फाइलों में उलझ जाए और चुनाव आयोग अपनी दलीलों पर कान बंद कर दे तब एक मुख्यमंत्री को खुद कोर्ट के गठघरे में खड़ा होना पड़ता है। ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, वो एक ऐसी चीख थी उस सिस्टम के खिलाफ जो बहरा हो चुका था। जब देश की सबसे बड़ी अदालत की दीवारों तक आवाज पहुंचानी हो तो उसे इतना बुलंद करना पड़ता है ताकि सत्ता के गलियारे कांप उठें। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिजिटल हमले को तो रोक दिया, लेकिन अभी भी फैसला आना बाकी है। देखते हैं क्या कोर्ट फैसला करता है। आज हमें कुछ कड़वे सवाल पूछने होंगे। क्या चुनाव आयोग की एक गलती या सॉफ्टवेयर ग्लिच उन परिवारों का दर्द कम कर सकती है जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खो दिया? क्या चुनाव आयोग उन मासूम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा? मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। क्या उन 150 परिवारों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जिनका जीवन इस डिजिटल तानाशाही ने तबाह कर दिया? ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के आदेश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये लड़ाई जवाबदेही की है, क्योंकि अगर आज सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई नया सॉफ्टवेयर आपकी नागरिकता पर सवाल खड़े कर देगा। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका भाई SD नवेद। जय हिंद।